नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय विद्या भवन के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं प्रवीण सोलंकी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी की जिसने बहुत ही थोड़े समय में दिल्ली की सियासत को ही बदल डाला। लंबे समय से राज कर रही कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंका और दिल्ली में हुए हाल ही के विधानसभा चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते और द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री जी। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आदर्श जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी को इतना जो है ऐतिहासिक बहुमत मिला है, कभी भी नतीजों से पहले आपने सोते उठते बैठते जागते कभी भी सोचा था कि इतनी ऐतिहासिक जीत जो है आम आदमी पार्टी को हासिल होगी? देखिए, सच्चाई तो ये है कि इतनी अभूतपूर्व बहुमत हम लोगों को मिलेगी, इसकी जानकारी तो इसका अनुमान तो हम लोगों ने भी नहीं लगाया था। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग ये जानते थे ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, तो ये ज़रूर जानकारी थी कि हम लोग की बहुमत आ रही है और अनुमान हम लोग का 51 सीट के आसपास का था। बट दिल्ली की जनता में इतना आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति के लिए और एक इतना ज़्यादा प्यार की एक अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति के लिए, इसका अनुमान नहीं लगा पाए थे हम लोग, और हम लोग जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात। जी, चुनाव से पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि जो आदर्श शास्त्री हैं उनको एक दिल्ली सरकार की तरफ से एक मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो कयास लगा रहे थे द्वारका विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी थे, मैं भी वहीं का निवासी हूँ, तो इस बारे में क्या कहेंगे? तो इसमें देखिए, पहली बात ये कि हम लोग सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जिम्मेदारी अरविंद जी ये मुख्यमंत्री तय करेंगे वो हम लोग को सबको निभानी है। और दूसरी बात ये कि बहुत जिम्मेदारियां मेरे पास ऑलरेडी है और वो सारी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ मैं पूरा समय, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए काम करना हो, हिमाचल के लिए काम करना हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित दिल्ली सरकार का जो भी काम हो उसको देखना हो। और सबसे अहम बात ये कि दिल्ली डायलॉग के माध्यम से जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली का 70 पॉइंट का मैनिफेस्टो है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। तो बहुत जिम्मेदारी ऑलरेडी बहुत है और मैं ये समझता हूँ कि इनको पूरी तरह से निभाने में सक्षम होना ही ज़्यादा ज़रूरी है। 17 वर्षों तक आपने एमएनसीज में काम किया। आप एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में बतौर सेल्स हेड के रूप में काम कर चुके हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, यहाँ से आपने जो राजनीति की ओर रुख क्यों किया? देखिए, 17 साल मैंने नौकरी करी और नौकरी करते समय एक मन में ये बात हमेशा उठती थी कि एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे नाम के साथ मैं जुड़ा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का पोता हूँ, तो समाज के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। मगर सही माने में राजनीति में ऐसे कोई विकल्प नहीं थे जिसमें हम लोग जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से सीधे साधे लोग हम लोग कहीं राजनीति में आ सके। और तब आज से 1.5-2 वर्ष पहले जब हम लोग के बीच में अरविंद केजरीवाल आए, तो जैसे कि पूरे देश में एक नई उम्मीद जागी। मेरे को भी लगा कि शायद देश में अभी भी राजनीति में बदलाव लाया जा सकता है। और शास्त्री जी जिन बातों के लिए, जिन 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 कारणों से जाने जाते थे, चाहे वो निस्वार्थ देश सेवा हो, चाहे ईमानदारी हो, वो सारी बातें मेरे को आज के समय में, आज के युग में अरविंद केजरीवाल में नज़र आई। तो ये सोच के मैंने फिर एप्पल से इस्तीफ़ा दिया और आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो गया। आपके पिताजी अनिल शास्त्री जी और आपके दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस का एक अहम हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि जिस तरफ राजनीति की लहर थी, आप उस लहर में शामिल हो गए? देखिए, राजनीति की लहर अगर होती आम आदमी पार्टी की तरफ, तो उस समय तो 2 सीट 3 सीट का मूल्यांकन करा जा रहा था। तो मैं जैसा बता रहा हूँ कि शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी में मैं मानता हूँ थे, मगर वो एक सोच से जुड़े थे और वो सोच जो थी, वो विचारधारा जो थी, वो उस समय चाहे कांग्रेस में रही हो, आज के समय में वो सोच जो है आम आदमी पार्टी की है। और वो सोच है ईमानदारी की राजनीति की, विकास की राजनीति की, सच्चाई की, शालीनता की, सहजता की। वो राजनीति आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत मिली, उसके तुरंत बाद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए कहा। तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए, ये तो संविधान में और केंद्रीय सरकार के साथ बैठ के फैसला करना है। अरविंद जी को और हम लोगों को जब इस तरह की अभूतपूर्व बहुमत मिली, तो हम लोगों ने जाके यही बताया कि दिल्ली की जनता
ने हम लोग को ये मौका इसलिए दिया है क्योंकि उनको पूर्ण राज का दर्जा चाहिए। जैसे कि उनकी जो एक मौलिक अधिकारों की लड़ाई है और सुरक्षा को लेकर लड़ाई है, ज़मीन को लेकर लड़ाई है, उसको हम लोग पूरी तरह से उनके लिए खरे उतरे उस पर। अब उसमें अभी तक तो यही मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने यही वादा किया है, आश्वासन दिया है कि दिल्ली की जनता से संबंधित जो भी कोई बात होगी उसमें केंद्रीय सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, अरविंद जी भी उम्मीद यही करते हैं कि केंद्र सरकार से हम लोग को पूरी मदद मिलेगी और पूर्ण राज बनाने में उन लोग का भी समर्थन रहेगा। आखिरकार 15 साल की पिछली राजनीति में हर घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण राज की बात करी है। इन केस अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं भी दिया जाता है तो क्या केजरीवाल जी जो उनकी पुरानी रणनीति थी, जो धरने पर बैठ जाते थे बात बात पर, तो क्या उसी रणनीति को दोबारा अपनाने वाले हैं? उसमें ऐसा है कि मैं यही कहूँगा कि अभी तक तो प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है। उसके बाद अगर उन वादों पे, उन आश्वासन पे खरे नहीं उतरेंगे तो आम आदमी पार्टी और अरविंद जी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे अपनी बातों को मनवाने के लिए, आगे रखने के लिए। और उसमें पहले बातचीत के ज़रिए से कोशिश की जाएगी और अगर बातचीत से बात नहीं बनेगी, ज़रूरत पड़ने पे हम लोग लोगों के आंदोलन, लोगों के नाम पे, लोगों के लिए, लोगों के साथ मिलकर आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। आदर्श जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस जो ऐतिहासिक जीत जो आम आदमी पार्टी को मिली है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? केजरीवाल जी को, तमाम जो कार्यकर्ताएं हैं उनको, या फिर जो दिल्ली की जनता है उसको? देखिए, सबसे पहले तो ये जनता की जीत है क्योंकि जनता को एक ईमानदारी और नई किस्म की राजनीति चाहिए थी। और इसका दूसरा श्रेय इसका हम लोगों के, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर साथियों को जाएगा क्योंकि कड़ी मेहनत, एक एक वॉलंटियर 10-10, 12 किलोमीटर रोज़ चलता था और हर घर में जाके अपनी बात रखना, अपनी बात समझाना। कई जगह समाज में दबाव पड़ता है, बाकी दो पार्टियां पुरानी पार्टियां हैं, उसकी वजह से परिवार घर पे दबाव पड़ता था। उसके बावजूद भी इसमें वो लोग पूरी तरह से मनोबल बना के काम किए और मैं समझता हूँ कोई भी चुनाव में सही माने में जीत जो है पार्टी के वॉलंटियर्स की होती है। तो मैं जनता की जीत मानता हूँ और पार्टी के वॉलंटियर्स की जीत मानता हूँ। आदर्श जी, मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूँ। 16 मई को भी इसी तरह की एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई थी और दिल्ली में भी इसी तरह की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। तो जो केंद्र की जीत थी 16 मई की, लोकसभा की जीत, और जो दिल्ली की जीत है विधानसभा की जीत, ये दोनों ही ऐतिहासिक जीत हैं, दोनों ही भूतपूर्व हैं। इन दोनों को आप अलग कैसे समझते हैं? देखिए, जीत तो दोनों अभूतपूर्व है और फ़र्क मैं यही कहूँगा कि उसमें जो जीत थी वो कुछ हद तक वोट के ध्रुवीकरण की वजह से थी क्योंकि पूरे देश भर में चुनाव थे और खास तौर से हमारे जो कुछ पिछड़े इलाके हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसके वजह से इस तरह की जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समझता हूँ जहाँ तक हम लोगों की जीत का सवाल है, वो जीत पूरी तरह से एक नई उम्मीद, एक नए सपने को लेके, एक अच्छे उज्जवल भविष्य को लेके जीत है। तो ये फ़र्क है दोनों में। कांग्रेस का दिल्ली से सफाया हो चुका है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हारने के बाद भी लगातार ये आम आदमी पार्टी पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को झूठे सपने दिखाए, झूठे वायदे किए और उसी के आधार पर दिल्ली की जो जनता है उसने केजरीवाल जी को पूरा बहुमत दिया। देखिए, 70 पॉइंट पे हम लोग ने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो बातें रखी हैं उसमें 3-4 तो हम ऑलरेडी उसको पूरा कर चुके हैं। तो वादे झूठे हैं या सच्चे, इसका फैसला दिल्ली की जनता करे तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस पार्टी जिस अस्तित्व तो खत्म हो चुका है वो इस पर चर्चा ना करे तो उनके लिए भी बेहतर है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव में बोला ही करता था कि कुछ समय बाद माताएं अपने बच्चों को सुनाने से पहले, कहानी सुनाते समय बोला करेंगी एक थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का वजूद दिल्ली से खत्म हो चुका है। भूमि अधिग्रहण का जो बिल है, इसको लेकर आदर्श शास्त्री जी का क्या स्टैंड है? देखिए, जो ये भूमि अधिग्रहण बिल है, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि हमारे जो गांव हैं, किसान हैं, वो 70% देश आज भी वहीं बसता है। उन लोगों की ज़मीन आप एक कम रेट पे लेकर आगे प्राइवेट एंटरप्राइज को या व्यापार में बेचें ज़्यादा रेट पे, वो एक बेसिक स्तर पे गलत है। तो उसको हम लोगों को रोकना है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है, उसके खिलाफ ये जंग है। दूसरी बात इसमें यह है कि अध्यादेश के माध्यम से इस बिल को लाना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको अगर कोई भी सरकार को, जो चुनी हुई सरकार है, उसको अगर कोई भी नए किस्म का बिल पेश करना है तो उसके लिए लोकतंत्र में माध्यम है, संसद है, उसमें जाके इस पर चर्चा करें, लोगों के बीच में चर्चा करें, आम जनता की राय लें और उसके बाद कोई भी बिल पारित करें, नियम बनाएं। अध्यादेश से के
माध्यम से कोई बिल पारित कराना लोकतंत्र के खिलाफ है और डिक्टेटरशिप की एक तरह से ये महक आती है उसमें। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में फ्री वाईफाई की सुविधा एक जो है अहम वायदा था। अब जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है आदर्श जी, तो जनता ये जानना चाहती है, विशेष तौर पर जो युवा वर्ग है या फिर जो व्यापारिक वर्ग है, ये जानना चाहता है कि जो फ्री वाईफाई की सुविधा है ये कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। वाईफाई पे हम ही लोग काम कर रहे हैं और वाईफाई का मेरा ये मानना है इसमें पूरी तरह से सुविधा पूरे दिल्ली को मिलने में लगभग 9 से 12 महीना लगेगा। 2 से 3 महीना इसकी टेक्निकल स्टडी में लगेगा, टेंडरिंग में लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं सरकार का कोई भी काम टेंडर के माध्यम से होता है। 2-3 महीना उसमें लगेगा और उसके बाद लगभग 6 से 7 महीना इसके डिप्लॉयमेंट में लगेगा, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र है और पूरे दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई पहुँचाने में फेज वाइज लगभग 6 से 7-8 महीना लग सकता है। केजरीवाल जी ने वाईफाई की फ्री सुविधा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, सब कुछ नहीं बताया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जो फेसबुक है या फिर जो ट्विटर है या फिर जीमेल है, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। हम लोग ने फ्री वाईफाई की बात करी है। फ्री वाईफाई का मतलब यही होता है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी अगर व्यक्ति इंटरनेट एक्सेस करना चाहे तो उसको, चाहे दिल्ली सरकार की साइट हो, चाहे उसको अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए इंटरनेट यूज़ करना हो, उसको पूरी तरह से वो फ्री होगा। उसमें जो बेसिक इंटरनेट सर्विसेज होती हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, बेसिक साइट्स पे जाना, जानकारी हासिल करना, वो पूरी तरह से सुविधा जो है फ्री होगी, निःशुल्क होगी। आदर्श जी, चुनाव से पहले की अगर बात करें तो ये देखा गया था कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स पर, बस स्टैंड्स पर, मेट्रो में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स दिखाई दे रहे हैं और जो है ये देखा गया कि प्रमोशन पर केजरीवाल जी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल जी कहते थे कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, उसमें ऐसा है कि हम लोग तो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। इंटरनेट पे, वेबसाइट पे हम लोग के जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसकी पूरी जानकारी उस पर वेबसाइट अवेलेबल है और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने जितना पैसा इकट्ठा किया पूरी तरह 100% ईमानदारी से इकट्ठा किया। उसी पैसे को हम लोगों ने सोच समझ के, मैं समझता हूँ ज़्यादा सच्चाई के साथ और ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ उसको हम लोगों ने खर्च करने की कोशिश करी है। अब बाकी पार्टियाँ ये जवाब देते हैं कि उनके पास पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है। 90% पैसा उन लोगों का 2-2 ढाई हज़ार रुपये खर्चे हैं चुनाव में, वो पैसा कहाँ से आया उसकी जानकारी दें। अब तो कोर्ट ने भी ये दिया कि ये जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी के फंड्स में कोई भी समस्या नहीं है। आदर्श जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अपनी ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली सचिवालय में मीडिया पर रोक लगा दी, जबकि ऐसा इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया था। तो आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र में जो पारदर्शिता का महत्व है ये कम हो जाएगा इस जो कदम उठाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा? देखिए, मीडिया पे रोक नहीं इस तरह की कोई लगी थी। उसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मीडिया के लोग इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पे सरकार को अपना काम करना था। कैबिनेट मीटिंग थी, विधायकों से मीटिंग थी, तो उनको बड़ी विनम्रता के साथ ये निवेदन किया गया कि आप लोग अभी यहीं रुकिए और मीडिया से बातचीत करने का समय निर्धारित किया जाएगा। एक औपचारिकता होती है, एक समय के हिसाब से हम लोग को सबको चलना होता है और हमारे मीडिया के साथियों को भी ये बात समझनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करने का जब समय होगा तो उस समय का निर्धारित समय में मिला जाएगा, बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले कभी किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पहले कभी किसी सरकार के लिए इतना ज़्यादा अभूतपूर्व समर्थन भी नहीं रहा और मीडिया में कभी इतना मनोबल और उतना उत्साह भी नहीं रहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, इस बात को देखते हुए आप लोगों को भी सब समझना चाहिए, जानना चाहिए कि उत्साह अपनी जगह ठीक है, ऊर्जा अपनी जगह सही है, पर अनुशासन भी साथ में होना चाहिए। आदर्श जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की जनता ने आपको बहुत ही उम्मीदों के साथ जिताया है और हम भी यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें हैं आप उन पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ द्वारका विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदर्श शास्त्री जी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए चेहरे के साथ और एक नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।